ओके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शर्बानी बैनर्जी और आपका स्वागत है आईसेट ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज के द्वारा प्रस्तुत इस प्रोग्राम अपनी चौपाल के एपिसोड 4 में। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं और मुझे लगता है आप काफी पसंद भी कर रहे हैं कि अलग अलग लोग, अलग अलग कहानियां और कैसे उनकी जिंदगी बदली कोरोना वायरस के दौर के दौरान, कैसे उन्होंने पॉजिटिवली इन चीजों को लिया और एक नया ही रास्ता अपने लिए तैयार किया और शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा और आज उस रास्ते पर न वो केवल सफलतापूर्वक चल रहे हैं बल्कि दूसरों को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। ऐसी ही एक साथी आज हमारे साथ हमारी विशेष मेहमान मौजूद हैं, अंकिता जैन। अंकिता जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू शर्बानी। और देखिए फिर लाइट चली गई है और मेरी जो अंकिता को जानते हैं, जी, जो अंकिता को जानते हैं उन सबको पता है, अंकिता के फैंस और फॉलोअर्स को, कि अंकिता एक बहुत अच्छी राइटर हैं। 3 किताबें उनकी ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं। उनकी पहली किताब बेस्ट सेलर थी और चौथी का इंतजार है, जो कि हमने सुना है बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है। तो अंकिता जी, उसके अलावा भाई आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, लेखिका हैं, माँ हैं, बहुत सारी भूमिकाएं हैं आपकी जिंदगी में। तो मुझे लगता है कि कुछ दिलचस्प कहानियां जरूर होंगी इस कोरोना वायरस के दौर में आपके पास। तो मुझे लगता है कि आपको मैं ओवर टू यू एंड शुरू करें आप कि कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हुए बतौर प्रोफेशनल पर्सन, फिर बतौर पर्सनल इंसान, उसमें एक राइटर के तौर पे और फिर एक निजी इंसान के तौर पे। तो हम शुरू करते हैं आपकी कहानी। मेरी कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत सिंपल है और बहुत कुछ ऐसा है जिससे बहुत कुछ अलग कहा जा सकता है। जो बहुत सिंपल है वो इसीलिए क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं जयपुर में, यहाँ जनरली भी ऐसी ही लाइफ चलती है जिसमें आप महीनों तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं। आपको अगर किसी से मिलने जाना है तो किसी रिलेटिव के यहाँ चले गए, आप शॉपिंग यहाँ से नहीं करते हैं। यहाँ आपके लिए कोई हैपनिंग चीज नहीं है कि आप मूवी चले गए, चलो आज डिनर पे चलते हैं वाला सीन यहाँ नहीं होता है, चलो आज मूवी चलते हैं वाला सीन यहाँ नहीं होता है। तो ऐसे इन जनरल यहाँ बहुत सिंपल लाइफ है और हमारा जो कैंपस है, फार्म हाउस में हम रहते हैं, तो हम उसी कैंपस के अंदर ही अपना पूरा जीवन बिताते हैं। महीनों हो जाते हैं हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। किसी इवेंट वगैरह में जाना होता है या जयपुर से बाहर जाना होता है तो हम बाहर जाते हैं। जनरल लाइफ में मैं अगर रूटीन लाइफ की बात करूं तो मैं शाम को सिर्फ 1 घंटे बैडमिंटन खेलने जाती थी। वो मेरा कोरोना ने बंद करवा दिया। उसके अलावा मेरी जिंदगी बहुत सिंपल चल रही थी। हाँ, अलग जो हुआ वो सबसे पहले तो यही कि जो पूरे देश में हुआ कि घर से पहले ही नहीं निकल रहे थे और अब एकदम से बंदिशें लग गई कि अब आपको वो खेलने भी नहीं जाना है। बच्चा स्कूल जा रहा था वो भी बंद हो गया। जी, छुट्टियां आने वाली थी तो मायके जाना था वो भी बंद हो गया। ट्रेन ही नहीं चल पा रही तो घर कैसे जाएंगे। सर्वेंट्स ने आना बंद कर दिया। पर ये था कि हमारे यहाँ जयपुर में, क्योंकि हमारा जो काम है, हमारा जो बिजनेस है, वो दोनों ही काम ऐसे थे जिसमें आप बंद नहीं कर सकते थे। पेट्रोल पंप था और खेती बाड़ी है, तो आप ये दोनों ही चीजें बंद नहीं कर सकते। ये दोनों ही चीजें पूरे लॉकडाउन में बंद नहीं हुई है। ना तो पेट्रोल पंप बंद हुए, ना खेती बाड़ी बंद हुई। आप सब्जियों को उगने से मना नहीं कर सकते कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, थोड़े दिन मत उगो, थोड़े दिन बड़ा मत हो। तो वो चीज थी। तो हमारी मजबूरी थी कि हमारा काम चल रहा था। घर के जो सर्वेंट्स थे उन्होंने आना बंद कर दिया था। जो हाउस हेल्प थी हमारी दोनों, उन्होंने आना बंद कर दिया था। तो 2-3 महीने करीब उनके बिना गुजारे। तो वो एक लोड बढ़ गया था। पर ये था कि दुनिया को देख देख के हम अपने आप को मोटिवेट कर रहे थे कि यार सामने वाला इतनी फाइट कर रहा है तो चलो हम थोड़ी और फाइट करते हैं और कुछ करते हैं। तो कुछ और मतलब बहुत ज्यादा कुछ कर लेने का एक प्रेशर फील हो रहा था अपने आप में कि हम ऐसा क्या करें कि हम कुछ कर ले। जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसके 2-3 दिन बाद ही इंडिया टुडे का ओपिनियन वेबसाइट है आईचॉक, उसके साथ मेरा लॉकडाउन लव लेटर्स नाम से एक सीरीज शुरू हुआ। और ये 21 लव लेटर्स का सीरीज था और इसमें हर दिन की एक कहानी थी कि कोरोना में क्या चल रहा है पूरे देश में। वो कहानी औरतों के बारे में थी, मजदूरों के बारे में थी, कभी किसान के बारे में थी। वो हर किसी के बारे में एक कहानी थी। तो वहां से शुरू हुआ। और फिर उसी बीच में इस लॉकडाउन के बीच में मैंने एक कहानी, मैं जनरली जो मेरी कहानियां लिखी जाती हैं वो
औरतों के ऊपर लिखी जाती हैं, सोसाइटी के ऊपर लिखी जाती हैं। मैंने पहला ट्रायल दिया कि मैं एक लव स्टोरी लिखती हूँ, हालांकि वो भी अरे वाह। सोशल इशू पे ही बेस्ड है, लेकिन वो लव स्टोरी हाँ मैंने हाँ। लिखी और वो स्टोरी टेल पे रिलीज होने वाली है अगले महीने। अच्छा। तो वाह। ये मेरी राइटिंग अचीवमेंट्स हुए इस दौरान पत्रिका में संपादकीय मैंने लिखना शुरू किया, न भारत गोल्ड्स के लिए मैंने आर्टिकल लिखना शुरू किया। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती गई, मतलब मैंने इस दौरान बहुत ज्यादा, मैं अगर खुद के लिए काउंट करूँ तो मैंने बहुत लिखने की कोशिश की है, लगभग हर दिन ही मैं कुछ ना कुछ लिख रही थी, बहुत सारे मतलब आर्टिकल जितना जनरल वैसे पब्लिश हुए। वैसे जितना मैंने समझा कि थोड़ा सा पीसफुल माहौल है जशपुर का, हमारे जैसी जैसी भाग दौड़ वाली जिंदगी नहीं है वहाँ, तो वैसे में भी लिखने के लिहाज बिल्कुल से अच्छा माहौल होता होगा। और कोरोना की वजह से और जो 10% ग्रोथ हुई, तो आपको मुझे लगता है कि एक अलग ही अच्छा माहौल मिला लिखने का, जिसकी वजह से आप और ज्यादा लिखती चली गई, मुझे लगता है। हाँ, मतलब एक्चुअली ऐसा होता था कि ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा लिखने के लिए माहौल मिल जाता है। आपको घर के काम भी करने होते हैं, आप फैमिली के साथ रहते जाहिर हैं, सी बात है, बच्चा क्योंकि भी उस है वक्त तो आपका। हाउस हेल्प भी नहीं थी, हाँ, हाउस लेकिन हेल्प एक भी मैं नहीं थी। मेरा ये कहने का मतलब था कि क्योंकि एक दौर ही ऐसा था, हमारे पास विचार इतने थे जो हम कहीं व्यक्त हाँ, करने के लिए, बिल्कुल। बतौर लेखक एक सबसे अच्छी बात यही होती है कि हम उन विचारों को शब्दों का जामा पहनाकर लिख सकते हैं। तो मुझे हाँ, लगता है कि इतने तरह के विचार उस वक्त दिमाग में आ रहे थे सभी के, और क्योंकि आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से एक प्लेटफॉर्म दिया, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। कहीं सबसे ना बड़ी कहीं बात आप ये है कि उनको। हम अपने जीवन में एक ऐसी त्रासदी घटते हुए देख रहे हैं जिसको सदियां याद करेंगी, कि एक जी ऐसा टाइम आया जी। था जब कभी ना बंद होने वाली मुंबई की लोकल बंद हो गई, इंटरनेशनल जी फ्लाइट्स बंद हो गई, रेलवे रूट बंद हो गया। मतलब दुनिया को शट डाउन कर देना क्या होता है वो हमने देख लिया, कि दुनिया किस तरह वही शट बात है। डाउन होती है। वो कंप्लीटली हम्म। बंद हो गई, हजारों करोड़ों बिल्कुल लोगों की नौकरी चली गई। कितनी सारी पिक्चर्स बिल्कुल। हमने देखी, जब मैं देखती थी लोग दिल्ली से फोटो डाल रहे हैं कि यहाँ से अब इतना सुंदर दिख रहा है, पॉल्यूशन हम्म। खत्म हो गया। जिस पोल्यूशन जी को खत्म करने के लिए आप 50 तरीके उपजाते हो, वो पोल्यूशन आपका 15 दिन में, 20 दिन में खत्म हो गया। जी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके आसपास घट रही थी और आपको टाइम कम मिल रहा था क्योंकि आपकी हाउस हेल्प खत्म हो गई थी। तो मन में वो जी फाइट चलती थी कि ऐसा ना हो कि मैं ये सारी चीजें लिख ही ना पाऊं बिजी रहने के चक्कर में। तो खुद को एक्स्ट्रा पुश करती थी कि नहीं, कैसे भी करके टाइम निकालना है, भले ही रात को 2 बजे लिखना है, लेकिन लिखना है, आज का आज कंप्लीट करना है। तो वो जो एक्स्ट्रा ओके। पुश था वो मुझे इस टाइम ने दिया कि हाँ ठीक है, इस टाइम में आपको कुछ ना कुछ लिखना ही है। इसके अलावा प्रोफेशनली जो चेंज आया वो बहुत बड़ा हमारी कंपनी के थ्रू आया। वैदिक वाटिका जो हमारी कंपनी है, इसमें जी। हम लोगों ने सैनिटाइजर बनाया। हम्म। मुझे नहीं लगता कि गांव के लोग अगले 20-25 साल तक भी सैनिटाइजर का नाम कभी सुन पाते, अगर कोरोना बिल्कुल नहीं आता तो। हमारे बिल्कुल। इलाके में बिल्कुल तो आज भी लोगों को सैनिटाइजर समझने में दिक्कत होती है। वो कहते हैं वो छिड़कने वाला दे दो, वो हाथ में अच्छा। लगाने वाला दे दो। तो उनके लिए ये एक बहुत नई चीज है। हाइजीन सोसाइटी, जो हाई क्लास सोसाइटी होती है, दे दे आर वेरी यूज टू इट। बट जो हाँ। गांव देहात के लोग होते हैं उनके लिए सैनिटाइजर बहुत नई चीज थी, उनके लिए बहुत जी। अनोखा अनुभव था ये, कि सैनिटाइजर क्या चीज है, ये क्या लगाना पड़ रहा है बार बार हाथ में चिकना और चिकना मुझे सा। लगता है कि सिर्फ गाँव, मतलब गांव के लोगों के लिए तो डेफिनेटली, लेकिन मुझे लगता है कि जो बी ग्रेड सिटीज हैं, भोपाल जैसे शहर भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप देखें तो लोग इतना, मतलब ऐसे सैनिटाइजर हाथ में लेके चलने वाले लोग नहीं हैं हमारे यहाँ भी। ये हाँ, नहीं है, कल्चर जहाँ तक है, अभी तक सिर्फ ऑब्वियसली नहीं है। मेट्रोज में है कि ठीक है, अगर आप मतलब अगर आप वाया मेट्रो या लोकल आप सफर कर रहे हैं, तो वहाँ फिर भी देखने को मिलता है कि पीपल कैरी बहुत सैनिटाइजर्स, वरना रेयर। मतलब भोपाल हाँ, जैसी जगहों में भी मैंने कभी देखा नहीं था इससे पहले कि कोई सैनिटाइजर लेके चल रहा हाँ, हो, या लेकिन लोगों को पढ़े घर लिखे घर में लोग, पता हो कि जी 3 टायर सैनिटाइजर सिटी के हमें लोग, रखना है। हाँ एटलीस्ट, बिल्कुल, पर एटलीस्ट वो लोग जानते थे कि सैनिटाइजर जैसी कोई हाँ चीज होती है, कि हाँ चलो जी बच्चा जी। छोटा होता है, जैसे बच्चा छोटा था तो हाँ हम उसका नैपी चेंज करने के बाद हम सैनिटाइज कर लेते थे, हाथ वाथ धो लेते जी थे, फिर सैनिटाइज कर लेते थे कि बच्चे को उठाना है तो सैनिटाइज कर लो हाथ। गांव जी। देहात में तो ये शब्द भी उनके लिए बहुत नया बिल्कुल था। नहीं, बिल्कुल। हाँ हाँ। तो वो उनके लिए ये बहुत बड़ा चेंज आया था। और इस समय में मतलब हमारे लिए ये ऐसा आया कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जैसे कि हम जी। सभी जानते हैं। तो ये आवश्यकता जो आई यहाँ पे, उसने एक नए आविष्कार को जन्म दिया, और वो आविष्कार था महुआ से सैनिटाइजर को बनाना। महुआ जो वाह। होता है वो एक फल होता है।
तो जी वो जो होता है वो जनरली बदनाम है शराब के लिए कि महुआ की ताड़ी जी पी लो, शराब पी लो, बहुत ज्यादा बदनाम है, गांव देहात के इलाके में तो बहुत ज्यादा। तो उसका रूप चेंज हो गया और अब वही महुआ सैनिटाइजर के रूप में डेवलप हो रहा है। और उसी महुआ से जो औरतें उस महुआ की वजह से बनने वाली शराब से परेशान थी, घरों में डोमेस्टिक वायलेंस झेलती थी, पति शराब पीकर दिन भर पड़े रहते थे, अब वही औरतें, जी 10 से 15 औरतें अपने लिए उसी जी महुआ से, उसी प्रोसेस से एक्चुअली, जिस प्रोसेस को वो रोज कर रही थी अपने अपने घरों में, उसी प्रोसेस से उन्होंने मुख्य धारा में जुड़कर सैनिटाइजर डेवलप कर रही हैं, वो तकनीकी से जुड़ गई अरे हैं वो, वाह और कमाई कर हाँ रही हैं हाँ प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो ये बहुत ओके बड़ा चेंज आया। मतलब अब मैं देखती हूँ वो औरतें सुबह, जब हम लोग उनको यहाँ सिखाते थे, क्योंकि मशीन हमारे यहाँ डेवलप हुई, टेक्निक हमारे यहाँ डेवलप हुई, तो मेरे पति जो है वो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे जब कि ये मशीन कैसे चलानी है, कैसे इसको बनाना है, महुआ से कैसे सैनिटाइजर बनेगा। तो वो औरतें सुबह 6 बजे यहाँ आ जाती थी और रात को 10-10, 11-11 बजे तक वो लोग काम करती थी। तो उनको अच्छा देखना ही अपने आप में इतना मोटिवेशनल होता था कि यार ये गांव की औरतें इतनी दूर दूर से, जशपुर क्योंकि जंगली इलाका है पूरा, तो यहाँ आप जी 10 कदम 15 कदम भी आदिवासी चलेंगे तो बहुत जंगल ज्यादा पाए आपको जाते दिखने हैं लगेगा। हाँ, और उनकी जी बस्तियां जी भी ऐसी होती हैं कि वो जंगल से आ रही हैं। तो वो लोग इतनी हाँ हार्ड हाँ वर्किंग है, अभी भी बहुत मेहनत कर रही हैं, और वो खुद भी बहुत खुश होती हैं कि मुख्यमंत्री ने उनके काम को सराहा, पूरे देश स्तर पे उनके काम को सराहा जा रहा है, कई सारे मीडिया हाउसेस उनके काम को सराहा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि उन औरतों की जिंदगी अचानक से बदल दी इस दौर ने, अचानक से बहुत बड़ा चेंज आ गया। और हम क्योंकि मतलब हम उसकी कह सकते वजह हैं कि हर बुराई में कुछ अच्छाई छुपी होती है और ये उन औरतों के लिए कहा जा सकता है आप लोगों के द्वारा एक वरदान जैसा साबित हुआ कि जिस चीज से वो परेशान थी और जिस तरह का माहौल था और जिस तरह आपने कहा बहुत खूबसूरती से कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो जरूरत थी उस वक्त सैनिटाइजर्स की। और जितना मैं समझ पा रही हूँ, जैसा आपने बताया कि जशपुर में कोई मार्केट भी नहीं है, तो मुझे लगता हाँ है इसी वजह एक्चुअली से जरूरत पड़ी होगी सैनिटाइजर्स को बनाने की एक्चुअली वहां पे। जरूरत वहां से शुरू हुई थी कि क्योंकि हमारा पेट्रोल पंप है और स्टाफ को जी रेगुलर आपको सैनिटाइजर देना है, क्योंकि वो पब्लिक जी से पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, 15-20 हाँ स्टाफ हाँ है, तो उनका कांटेक्ट पूरे दिन पब्लिक से हो रहा है, तो वो थोड़ा रिस्की था। जी तो शुरू में तो सैनिटाइजर खरीदा, फिर क्योंकि हमारी लैब है तो हमने कच्चा माल लेकर सैनिटाइजर बनाने की भी कोशिश की, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस जी आई थी उनके थ्रू। लेकिन फिर जशपुर क्योंकि एक आउटरेज इलाका है, यहाँ पे ट्रेन रूट नहीं है, फ्लाइट रूट नहीं है, बहुत मुश्किल होती है, कोई फैक्ट्री नहीं है आसपास दूर दूर तक। तो कच्चा माल मिलने में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी कि कैसे हम सैनिटाइजर बनाएं। और मेनली सैनिटाइजर के लिए कच्चा माल मतलब शराब है, अल्कोहल है। तो वो अल्कोहल अल्कोहल चाहिए। अब हमें कहाँ से मिले, इसके लिए समर्थ ने दिमाग लगाया और उन्होंने महुआ से सैनिटाइजर बनाने का ये तकनीक खोज निकाला कि अपने इलाके में जो चीज अवेलेबल है, वो कहते हैं ना जी वोकल फॉर बिल्कुल लोकल, बिल्कुल बस वही उन्होंने किया कि राइट अपने इलाके में राइट जो चीज अवेलेबल है उसी से अब हम सैनिटाइजर बनाते हैं। और अब वो सैनिटाइजर बहुत पॉपुलर हो रहा है, गवर्नमेंट सप्लाईज उसकी शुरू हो गई हैं, इंटरनेशनल मार्केट में उसके सैंपल्स भेजे जा रहे हैं। तो वो उन औरतों का जो अंदर का, हम कहते हैं ना कि किसी किसी इंसान ने कुछ देखा ना हो और आप उसको एकदम से रोशनी दिखा दो, वैसी चीज उनके अंदर फील होती है कि वो एकदम से मुख्य धारा से जुड़ गई हैं, तकनीक से जुड़ गई हैं, और उनकी जिंदगी बदल गई है। वो काम कर रही हैं, टेक्नोलॉजी का वो काम कर रही हैं जो नया है उनके लिए, बहुत अलग है उनके लिए। जी तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा बिल्कुल। चेंज था। मतलब मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी आपको इस इतने बड़े बदलाव का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले, थैंक यू। क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि हम ज्यादातर सिर्फ अपनी जरूरत के बारे में सोचते हैं और उसको हम किसी तरह मैनेज करते हैं, लेकिन उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम खुद क्या कर सकते हैं, किस तरह आसपास के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है आपके हस्बैंड ने भी, मतलब कुडोज टू हिम, कि उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह ये सोचा कि महुआ जो वहाँ बहुत बहुतायत में पाया जाता है और उसको किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एक नई दिशा बिल्कुल, दी इससे इन महुआ बीनने वालों महिलाओं का, को। जी हाँ, इससे महुआ बीनने वालों का, जो महुआ बीचते थे उनको कभी उस चीज का रेट नहीं मिल पाता था, उनको प्रॉपर हम्म प्राइस मिला। और उन जो औरतों ने भी काम शुरू किया, उनको देख देख के उनके गांव की और भी औरतें, कल मैं वहां गई थी फैक्ट्री तो मैंने देखा 15-20 औरतें आई थी नई, छोटी उम्र की जी औरतें हैं, 15-16 साल की लड़की है जिसकी शादी हो गई, जिसका बच्चा है, वो इतनी कम उम्र में है और बच्चा
अपने यहाँ पेट पे बांध के वो लेकर आई है, और वहां आके वो एसडीओ साहब से पूछ रही है कि हमारे लिए भी कोई काम करवा दो, हमें भी कोई काम दे दो। तो दे आर गेटिंग मोटिवेटेड कि हाँ ठीक है, हमारे गुड। हमारे गांव की औरत इतना अच्छा काम कर सकती है, तो हम भी कुछ वैसा काम करें। अब लोग आ वेरी रहे हैं नाइस। इकट्ठे, अब औरतें आती जा रही हैं कि हमारे लिए भी कोई काम आप व्यवस्था करवाओ, कोई कोई ना कोई काम तो होगा। तो वन विभाग मिलके अब उनके लिए बहुत सारा काम कर रहा है, और वेरी समर्थ नाइस। की इसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट है। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अंकिता जी मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आप इन औरतों से शुरुआती दौर से आप भी जुड़ी रही कहीं ना कहीं, कोई एक मतलब वैसे तो सभी का स्ट्रगल अपने 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 लेवल पर बहुत वो होता है, किसी किसी पर्टिकुलर की कहानी आपको बहुत ऐसा दिल को छू गई हो कि कैसी महिला है, कैसा जीवन यापन कर रही है और कैसे सैनिटाइजर बनाने के काम ने उनकी जिंदगी बदली, अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक कहानी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। एक्चुअली इन सभी की कहानियां बहुत अलग है। मैं इस पे एक जी। इंटरव्यू सीरीज प्लान कर रही हूँ, और मैं उन सभी के घर से लेकर उनके जीवन की कहानियों को पब्लिक के सामने लेकर आऊंगी। उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनके यहाँ कोई काम नहीं होता था, बमुश्किल वो लोग 100-200 रुपए रोज का कमा पाते थे। पति किस कोई विधवा हैं, कोई बुजुर्ग हैं। एक बहुत खूबसूरत अनुभव हमें इसमें हुआ कि उनमें एक महिला जो आई, वो थी जिन्होंने समर्थ के दादाजी के खेत में काम किया था और समर्थ को गोदी में खिलाया वाह। था। तो जब ओ। उनको पता चला कि ये वही बच्चा है, तो वो तो इतनी खुश होती हैं कि वाह, मतलब हमारे गांव का हमारी गोदी में खेला बड़ा बच्चा हमारे लिए ही कुछ कर रहा है। ये उनके लिए सबसे खुशी की बात है कि जनरली गांव में पढ़ लिख के बच्चे आना नहीं चाहते हैं, यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, वापस जी। चले जाते हैं। समर तो विदेश भी जी। चले गए थे। तो वो बच्चा हम्म। वापस हमारे लिए ही कुछ कर रहा है, हमारे गांव में हमारे बीच में रह के। तो वो दादी जब आशीर्वाद देती हैं तो बहुत दिल खोल के देती हैं कि अब मेरे बेटे को बहुत खुशी से आशीर्वाद देती है। तो ये सारी चीजें बहुत ही मतलब भावुक कर देती हैं आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़मीन से जुड़े रहकर काम करना बहुत आसान नहीं होता, और मुझे लगता है कि एक आपका भी बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में, क्योंकि एक शहरी ज़िंदगी छोड़कर इस तरह की जगह पर जाकर सेटल होना, और उन सब चीज़ों को बहुत खूबसूरती से, बहुत प्यार से अपना बना लेना, तो ये भी एक तरह की काबिलियत है, और मुझे खुशी हो रही है देख के कि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को निभा रही हैं। शुरुआत में बहुत कठिन था, क्योंकि समर्थ से आए दिन ये सवाल पूछे जाते थे कि क्या फायदा है इसका, क्या मतलब सबको दुनिया जो है वो आपकी सफलता को पैसों से या प्रसिद्धि से जी। तौलती है। दुनिया आपकी जी हाँ। सफलता को कभी उस तरीके से नहीं देखती कि आपने कितना सुकून हासिल किया या आप क्या हुँ। कर रहे हैं। आपकी सफलता किस चीज में है वो दुनिया नहीं समझेगी। तो उनके लिए बहुत कठिन था। मैं तो क्योंकि शादी करके यहाँ आई थी, तो वो मेरा अपना डिसीजन था। मुझे मेट्रोज की लाइफ उतनी पसंद नहीं थी। ठीक है, 2-4 दिन के लिए आना जाना ठीक है, पर मैं वहां रह नहीं सकती। हुँ, तो हुँ। उनसे बहुत सवाल होते थे कि कितनी कमाई हो रही है, इसका क्या बेनिफिट है, इसको बना के क्या मिलेगा, इसको करके क्या मिलेगा। तो पिछले 5-6-7 साल में उन्होंने जो स्ट्रगल किया है वो काफी कठिन रहा। पर ये है कि अब उसके बेनिफिट्स दिखने लगे हैं। अब हमारे साथ 1100-1200 किसान जुड़ चुके हैं जो हमसे मोटिवेट होकर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मुड़ रहे हैं। हमारे जो कंप्लीट केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों को पसंद आ रहे हैं, उसका उसका मार्केट बनने लगा है। केमिकल फ्री पर्सनल प्रोडक्ट्स जो हम डेवलप करते हैं उससे बहुत बेनिफिट है। एक बहुत मजेदार किस्सा अभी 3-4 दिन पहले सुनने मिला कि यहाँ जशपुर में ही किसी ने किसी हमारे किसी जानने वाले को कहा कि वहाँ गमरिया में तो एक बाबा जी रहते हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं, उनके पास चले जाना और वो इतनी अच्छी दवाई देते हैं कि आपके सारे घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। तो वो अच्छा। एक्चुअली समर्थ को बाबा जी कह रही थी, वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर रखते हैं। तो जिन्होंने हमें अच्छा। सुनाया वो बहुत हंस रही थी। तो आपको नहीं पता कि बहुत सारे लोग आपको मन ही मन दुआएं देना शुरू कर चुके हैं। तो ये बिल्कुल। दुआएं कहीं ना कहीं फलती हैं। आपको यश हुँ। किस तरह मिलेगा आप नहीं जानते, और यश की कोई बिल्कुल। परिभाषा नहीं होती कि आपको उतना पैसा ही हुँ। मिल जाए या उतनी प्रसिद्धि मिल जाए हाँ, तो ही वो आपका यश डेफ़िनेटली। है। तो अच्छा, हाँ, स्ट्रगल था आप लोग तो काफी। बहुत समय से ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर काम कर रहे हैं, और कोरोना के दौरान बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक चीजों पर और होम ग्रोन वेजिटेबल्स की तरफ लौटे, क्योंकि उनको उनके पास कुछ करने के लिए नहीं था, बहुत सारा समय हाथ में था। हालांकि सभी को अपने अपने घरों के काम करने पड़ रहे थे, लेकिन उसी वक्त ये भी था कि सब्जियों की और जैसे हम बात ही कर रहे हैं आज की, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जिस तरह लोगों को जरूरत पड़ रही थी, सब्जियां इतनी अच्छी मिल नहीं रही थी,
तो घर पे लोगों ने सब्जी उगाना शुरू किया। कुछ आपके दोस्तों ने कभी आप लोगों से टिप्स मांगे कि भाई हमें बता दो, हम अपने घर में कुछ किचन गार्डन बनाना चाह रहे हैं, तो क्या क्या हम करें, कैसी कैसी सब्जियां उगाएं? कभी ऐसा कुछ हुआ आप हाँ लोगों के बहुत साथ? सारे हाँ बहुत सारे लोगों ने, इंदौर में मेरे जो रिलेटिव है उन्होंने कहा कि पहले हम अपने गमलों में फूल वूल लगाते थे, अब हमारे गमलों में मिर्ची हम्म। टमाटर धनिया लगा हुआ है। तो अच्छा। ये कोरोना का चेंज है जो उनके अंदर आया। अच्छा, एक चीज यहाँ मैं बहुत जरूरी मैं मेंशन करना चाहूंगी कि कोरोना के लिए सब्जी का जो मार्केट था, जो हाँ। देसी मार्केट था, जैसे सब्जी मंडी, बड़े बड़े शहरों में जो सब्जी मंडियां होती हैं वो इम्पोर्ट की जाती हैं, छोटे छोटे शहरों से, गांव से इकट्ठा जी। करके मंडियों से वो किसानों से वो सब्जियां वहां पहुंचाई जाती हैं। हम्म। जशपुर में कोई बहुत बड़ी मंडी नहीं है, फिर भी यहाँ बाहर से बहुत सारी सब्जियां आती थी। लेकिन हम्म। वो सब्जियां आनी जब बंद हुई तो यहाँ के जो लोकल हम्म। किसान थे उन्हें बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि उनके हम्म। पास जैसे यहाँ अलग अलग थोड़े थोड़े दूर में घर बने हुए हैं और उनके घर के पास में कोई किसान रह रहा है, तो उनके पास डिमांड्स हम्म। आने लगी। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का जो राइट। रूल है वो बढ़ गया। उनको कई किसान तो ऐसे भी थे शुरू में, जब हम लोग सुन रहे थे कि किसानों की सब्जी खराब हो रही है, किसानों को नुकसान हो रहा है, कई किसान यहाँ ऐसे भी थे जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट थे। जो छोटे किसान थे, 1 एकड़ 2 एकड़ वाले, वो कह रहे थे ये तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट वाला टाइम है, क्योंकि लोग हमारे घर से आके अच्छा। सब्जी ले जा रहे हैं। और सही यहाँ बात है, गवर्नमेंट उनको ने भी भी बहुत, ताजी सब्जियां मिल रही हैं। हाँ यहाँ गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया कि उन किसानों से इकट्ठा कर करके सब्जी डोर टू डोर फैसिलिटी अवेलेबल कराई। तो ये बहुत हम्म। सारी ऐसी चीजें हैं जो जिनसे सीखा जा सकता है कि ये छोटे किसान वापस से कैसे ट्रैक पर आए, कैसे उनको बेनिफिट्स मिले, बिल्कुल। कैसे बिल्कुल। एक ही जगह में, मतलब इसने हमें वो चीज सिखाई जो गांधी जी कहते थे कि एक गांव जो है वो कंप्लीट एक देश होता है, वो अपने अपने चीजों को अपने हिसाब बिल्कुल। से चला सकता है। जो स्वराज्य हाँ। की जो उनकी वो थी। जी। तो जो जब सब तरह से सपना आपके था। रास्ते जी। बंद हो गए, हाँ सब तरफ हाँ। से जब उनके रास्ते बंद हो गए तो लोगों ने यहीं से सब्जियां, लोकल मार्केट से सब्जियां खरीदनी शुरू की। लोकली जो चीजें अवेलेबल थी वो उनसे काम चलाना शुरू किया, क्योंकि मार्केटिंग हम्म। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया था। तो बिल्कुल। ये सारी चीजें बहुत कुछ सिखा देती हैं आपको, और कोरोना से बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए लोगों को इस तरह के माहौल से जहाँ ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। हम्म। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि जिंदगी में तो वैसे बहुत बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि लाइफस्टाइल जो थी वो बहुत हद तक इसी तरह की रही है आप लोगों की हमेशा से। जशपुर में आने के बाद से कि भाई बहुत ज्यादा आउटिंग नहीं है, घर पे ही रहना है, ज्यादातर घर का ही खाना खाना है, आपस में ही बातचीत करके वो करना है। लिखने का आपने बताया ही कि बतौर राइटर एक अच्छा, क्योंकि विचारों को व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म आपको मिला। प्रोफेशनली लोगों की किस तरह आपने हेल्प की, ये आपने बताया। इस पूरे दौर में और इस पूरे जो जो भी बदलाव आते गए आपके सामने, मैं जानना चाहती हूँ कि एक बतौर इंसान, जब ये शुरू हुआ तब आपके दिमाग में क्या ख्यालात थे, और उसको कैसे आपने इसको पॉजिटिवली, तो आज 6 महीने बाद आप खुद में बतौर इंसान क्या बदलाव पाती हैं? मैं पहले से ज्यादा मैं पहले बहुत, मतलब मेरा शॉर्ट टेम्पर बहुत हाई है, मैं जल्दी नाराज हो जाती हूँ, और मैं बहुत जल्दी माफ नहीं कर पाती थी लोगों को। पर अब मैं बहुत आसानी से माफ करके आगे बढ़ना सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि इस टाइम में जब दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है, हर तरफ से मौत की खबर हमें सुनाई दे रही है, हमें नहीं पता कि हम जिनसे पिछले 6 महीनों में मेरे घर में 6 लोगों की डेथ हो चुकी है, मेरे बहुत करीबी लोग जा चुके हैं, मेरी नानी की डेथ हो चुकी है और मैं उनको लास्ट टाइम देख भी नहीं पाई, उनसे जाकर मिल भी नहीं पाई। मेरे एक चाचा जी की डेथ हो गई, एक दादी जी की डेथ हो गई, एक और चाचा जी की डेथ हो गई जिनकी मैंने डेड बॉडी देखी तो मुझे 5 दिन तक मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहा था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने देख ली हैं इन कुछ समय में, जब मुझे समझ में आया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम नाराज रहते हैं लोगों से, लेकिन खुद में रहकर अपना काम करते जाना मैंने सीखा है इस टाइम में, कि ठीक है यार, दुनिया कुछ भी बिल्कुल। कह रही है, कोई कुछ बुरा कह रहा है, भला कह रहा है, आपके साथ बुरा कर रहा है, आपके साथ गलत भी कर रहा है, तो उसे इग्नोर कर दो। आपके अंदर आप भगवान नहीं हो, आप नाराज होगे, आपके अंदर क्षोभ भी आएगा, आपके अंदर घृणा भी आएगी, आपको दर्द भी होगा, आपको तकलीफ भी होगी, लेकिन उस दर्द और तकलीफ को इंस्टेंटली अपने से दूर करके और फिर से वापस अपने काम में जुट जाना, कि जितना टाइम मिला है जिंदगी में, जितना टाइम बचा है, कुछ प्रोडक्टिव कर जाते हैं। आपको नहीं पता बिल्कुल। आपकी जिंदगी में कितना टाइम बचा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जा चुके हैं और आप कभी भी जा सकते हैं।
तो जितना टाइम बिल्कुल बचा सही है है। उस टाइम में बस कुछ प्रोडक्टिव कर जाओ। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं बहुत तिकड़मबाजी नहीं सोच पाती हूँ, मतलब मेरा दिमाग बहुत हम्म, स्ट्रेट चलता है कि हाँ ठीक है, ये चीज ऐसी है तो ऐसे कर लेते हैं। पर बिल्कुल। लोग आपकी बातों से बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, कई बार आपको नहीं पता हम्म, चलता कि वो क्यों नेगेटिव हुए, पर वो आपसे हम्म, नाराज हो जाते हैं, आपसे गुस्सा भी हो जाते हैं। हम्म, उस समय भी आपको हम्म, तकलीफ होती है, आपको बुरा लगता है कि यार अपन ने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, सामने वाले ने ऐसा कैसे सोच लिया। उस हम्म, मोमेंट को भी इग्नोर करके, पहले मैं वो सारी चीजें इग्नोर नहीं कर पाती थी, बहुत लंबे समय तक हम्म, परेशान रहती थी। अब मैं उन चीजों को इग्नोर करके हर रोज ये सोचती हूँ कि मैं और क्या क्रिएटिव कर सकती हूँ और क्या नया कर हम्म, सकती हूँ। अभी मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं और उन पे मैं काम कर रही हूँ, उन बहुत सारी हम्म, चीजों पे काम कर रही हूँ और धीरे धीरे उनको रिलीज भी करना चाहती हूँ। इसी से निकल कर बिल्कुल। आया देहाती लेखक कि मैं अपना टाइम इसमें अच्छा। लगाती जाऊँ। देहाती लेखक को आया ही इस वजह से कि मेरा टाइम किसी प्रोडक्टिव चीज में जाए और मुझे बहुत हम्म, अच्छा रिस्पांस उससे मिल रहा है और उसको लेकर बहुत सारे आइडियाज मेरे पास हैं। तो मैं हम्म, डेली उन आइडियाज पे कुछ ना कुछ काम करती हूँ और अपनी सारी एनर्जी अब मैं पॉजिटिवली लगा रही हूँ। जो नेगेटिव था बिल्कुल, उसको बहुत जितना हो अच्छी बात। सके इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ। ये बहुत बड़ा अंकिता चेंज जी, आया है। इतनी खूबसूरत बात आपने कही, यहाँ पर मैं इसको दोहराना चाहती हूँ ताकि लोगों को याद रहे कि ये बहुत छोटी सी बात है कि हम बहुत सारी बातों को दिल में रखकर बैठ जाते हैं। अगर हम अपना गुस्सा व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हो तो भी कहीं ना कहीं हम उसे दिल में पाल के रखते हैं कि भाई सामने वाले ने ये कह दिया था तो अब इससे इतनी डिस्टेंस रखना है या ये याद रखना है। लेकिन वाकई इस दौर ने हमें ये सिखाया है कि जिंदगी बहुत छोटी होती है, कल क्या होगा वाकई किसी को नहीं पता। तो बेहतर है कि उन चीजों को हटाकर, उस बैगेजेस को हटाकर हम कुछ कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव सोचें ताकि हम खुद को हल्का कर पाए। जब तक वो बैगेजेस हमारे साथ रहते हैं तो हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं दिमाग पर, दिल पर बोझ रहता है। लेकिन जब हम उसे बिल्कुल। हटा देते हैं बैगेजेस को तो हम बहुत लाइट फील कर सकते हैं और बहुत कंस्ट्रक्टिव कुछ कर सकते हैं खुद के लिए, देश के लिए या आसपास के लोगों के लिए, जैसा आपने किया भी। तो ये इतनी प्यारी बात है कि ये वाकई लोगों को सीखना चाहिए इस दौर में कि आप जितना हो सके बैगेजेस को कम करिए अपने। बहुत जरूरी है आज के लिए, क्योंकि ये बैगेजेस ही हाँ कहीं ना मतलब कहीं फिर आगे चलकर डिप्रेशन भी बनते हैं, डिप्रेशन का हाँ कारण भी बनते हैं। हम अगर आज चले जाते हैं तो हम अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? वो बैगेजेस जिनका कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल, जिन्होंने हमें कुछ बिल्कुल, भी नहीं दिया सिवाय तकलीफ के, सिवाय पेन के। तो उससे बेहतर है कि बिल्कुल, हम कुछ ऐसा करके जाएं जिससे लोग हमें उस तरह से याद रख सकें कि हमने किसी के लिए कुछ किया था। और ये मैं बिल्कुल समाज सही से कह रहे सीख हैं। रही हूँ। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एम्बिशंस बनाते देखा है कि मैं हम्म, जिंदगी में ये करना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में वो करना चाहता हूँ। जब मैं समाज से पूछती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो, तो वो कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में कम से कम 1000 लोगों को उनके लिए आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा कोई ऐसा काम हो जिससे वो अपना खुद का कोई काम कर सके, वो कमा सके, उनकी आजीविका का मैं उद्देश्य, उनका कारण बनना चाहता हूँ। अपने हम्म, आसपास के गांव के लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ। तो ये चीज मैं उनसे ही सीखती हूँ कि आप क्यों ना कुछ ऐसा करो कि कभी जब आपको जरूरत पड़ जाए, वो कहते हैं कि जब मुझे कभी हाँ, जरूरत पड़ जाए कि मेरे पास खाने पीने को ना हो, तो मैं जब इन हम्म, गांव वालों के घर जाऊंगा तो मेरे को ये लोग दे देंगे। मतलब मैंने हम्म, इन लोगों के साथ वो रिश्ता बना लिया है कि मैं कभी भूखा नहीं मरूंगा। तो वो बिल्कुल, चीज बिल्कुल सही। जो है वो रिलेशन आपको बनाना है उन लोगों के साथ जिन हम्म, लोगों के बीच आप रह रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं। तो मैं ये चीज, ये पॉजिटिविटी मैं उन्हीं से सीखती हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। और जब आसपास माहौल पॉजिटिव होता है और हम कुछ नया सीख पा रहे होते हैं तभी हम दूसरों को भी कुछ अच्छा और नया दे सकते हैं। तो मुझे याद आया कि दीपक बिल्कुल। के पास कुछ सवाल हैं आपके लिए। दीपक, आप हमारे साथ मौजूद हैं अभी? अ, मुझे याद है अंकिता कि दीपक कुछ पूछना चाह रहे थे आपसे और उनके पास लोगों के भी अब तक कुछ कुछ सवाल आ चुके होंगे स्टूडेंट्स के। तो दीपक, आपकी जी ओवर जी। टू यू। जी बिल्कुल। तो मैं पहला सवाल लेता हूँ। जैसा कि आप इतना अच्छा लिखती हैं और हर विधा में लिखती हैं, कभी काव्य होता है, कभी वो कहानी होती है, कभी वो रेडियो के लिए होता है, तो कभी न्यूज़पेपर के लिए होता है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि लेखन की कोई विधा है जो अभी तक आपने ना ट्राई की हो।
अभी तो बहुत कुछ है जो मैंने ट्राई नहीं किया। मतलब मैं तो अभी अंडे से निकला हुआ वो छोटा सा बच्चा हूँ जिसने दुनिया लेखन की दुनिया भी देखनी शुरू की है। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है और बहुत कुछ मुझे करना है, बहुत कुछ हासिल करना है। अ, उपन्यास मैंने अभी तक नहीं लिखा है, मुझे एक उपन्यास लिखना है। मुझे एक कोई कुछ लोग हैं ऐसे जिनको मैं जानती हूँ, मुझे उनकी जीवनी लिखनी है। और ये दो मुख्य विधा तो है ही जो जिन पे मैंने नहीं लिखा है। मैंने कोई जीवनी नहीं लिखी है, मैंने कोई उपन्यास नहीं लिखा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। लेखन मतलब आर्ट एक ऐसी चीज है जिसमें आप जो 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 अभी तक आपने किया है उससे भी बहुत कुछ है जो आपने नहीं किया है। चाहे वो कोई सा भी फॉर्म हो आर्ट का, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कोई भी, चाहे वो डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, आर्ट का कोई भी फॉर्म हो, जो आपने कर लिया है उससे बहुत ज्यादा आपने नहीं किया है। तो जो मैंने नहीं किया है वो मैं उसे एक्सप्लोर करती जाऊंगी और मैं उसे करती जाऊंगी। और मैं सबसे यही कहती हूँ कि मैंने भी कुछ भी नहीं किया है। मैं यही एग्जांपल देती हूँ कि जो चूजा होता है, मैं भी वो चूजा हूँ इस दुनिया में, और मुझे बड़े होते होते बहुत कुछ सीखना है। तो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ और बहुत कुछ सीखना भी चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भी हमेशा बोलते हैं लर्निंग कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। हम चाहे बिल्कुल कुछ भी सही। अचीव कर बिल्कुल। ले, लेकिन हमें कुछ ना कुछ बाकी रहता है जो और करना चाहिए। अब हमारे जो बच्चे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप, क्योंकि इतना काम कर रहे हैं, अभी लेखन भी कर रहे हैं और आपकी कंपनी भी चल रही है जिसमें आप मार्केटिंग देखती हैं। अभी आपने एक नया प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, देहाती लेखक। और वो ये भी जानते हैं कि आपका एक छोटा बेटा है अद्वैत, जो बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया पे भी। तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर पाती हैं? क्या वो आपको अलाउ करता है कि हाँ ठीक है मम्मी, आज आप ये काम कर लो, आज आप ये लिख लो? तो वो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आप बेटा मेरा बहुत कैसे करते समझदार है। ऐसी कोई बात नहीं है। पर हाँ, मेरे बेटे के साथ एक बेनिफिट ये है कि मैंने शुरू से ही ना उसको जल्दी सुलाने की आदत डाली है। चाहे से अपने बेनिफिट के लिए कह लो, चाहे उसकी अच्छाई के लिए कह लो। वो छोटा था तब भी मैं उसको मैक्सिमम सोना शुरू किया था, लेकिन वापस मैं उसको ट्रैक पे लाई। वो सुबह जल्दी उठ जाता है और रात को 7:30-8 बजे तक वो सो जाता है। तो उसके बाद के जो 4-5-6 घंटे होते हैं रात को 1, 1:30, 2 बजे तक, वो मेरा अपना पर्सनल टाइम होता है। उसमें मैं कोई इंटरप्शन नहीं अलाउ करती हूँ, और उस टाइम पे मैं लिखने का, पढ़ने का, अपना जो भी काम होता है वो करती हूँ। बाकी तो ऐसा होता है कि मैं अपने लिए ऐसा कहती हूँ जनरली कि ये सिन है कि मेरा दिमाग कभी शांत नहीं बैठता। मैं अगर खाना भी बना रही होती हूँ तो सोच रही होती हूँ कि आज मुझे किस टॉपिक पे लिखना है, किस टॉपिक पे बोलना है, कहाँ क्या करना है। तो वो माइंड हर समय चलता रहता है और खामोश रहकर मैं अपना वो काम करती रहती हूँ। तो इस तरह पूरा दिन ही काम करते हैं। बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तब भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, उसको नहला रहे, धुला रहे, सुला रहे होते हैं तब भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। पर जो मेन टाइम होता है लिखने पढ़ने का, वो मुझे रात को मिलता है। उस टाइम पे मैं करती हूँ। हैं? ओके। एक और सवाल है हमारा कि आप क्योंकि हर टॉपिक पे बहुत ही ओपनली बात करती हैं और लिखती आई हैं, फिर चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो फिल्में हो, या वो गांव देहात की बात हो, या कोई सामाजिक मुद्दा हो, तो लेकिन एक वो कौन सा टॉपिक है जो आप लिखना बहुत पसंद करती हैं? हमें मालूम है आपने पहले लव लेटर नहीं लिखे थे जो लॉकडाउन में ही शुरू हुए हैं। तो वो कौन सा टॉपिक है जो आप हमेशा चाहती हैं कि हाँ ये तो मैं लिखती रहूंगी तो भी नहीं थकूंगी कभी? ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे मैंने कहा, ये विधा वाली बात ही हो गई। लव लेटर्स, लॉकडाउन लव लेटर्स एक्चुअली कोई लव लेटर, वैसा लव लेटर नहीं है जो एक प्रेमी प्रेमिका को लिखता है। ये सोसाइटी पे बेस्ड है कि एक दो इमेजिनरी कैरेक्टर हैं, जिसमें एक कैरेक्टर जो है वो दूर कहीं बैठा है, और जो उसकी प्रेमिका है वो यहाँ बैठी हुई है, और वो डिस्क्राइब कर रही है कि आज मेरे पूरे जीवन, आज पूरे दिन में मेरे क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या देखा अपने आसपास, इस कोरोना ने क्या क्या चेंजेस कर दिए, तुम अगर यहाँ होते तो मैं कैसा महसूस करती। तो ये सोशियो लव लेटर है जिसमें बहुत कुछ ऐसा है जो सोसाइटी को इंक्लूड करके लिखा गया है। और मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जिससे मैं कभी समझ नहीं पाऊंगी ढंग से, और जिसपे मैं कितना भी लिख लूं मैं खुद को बेवकूफ ही समझूंगी। क्योंकि इस जो करंट सिनेरियो हम पॉलिटिक्स का देख रहे हैं, इसमें आप क्या बोलते हैं अगले ही पल वो चीज आपको खुद को ही लगने लगती है कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, ऐसा नहीं हो सकता था, या ऐसा हो सकता था। आप सोचकर भी कोई एक परसेप्शन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत ड्रास्टिकली चीजें चेंज हो रही हैं।
तो शायद पॉलिटिक्स समझने के लिए मैं अभी बहुत नासमझ हूँ, और ये एक ऐसी चीज है जिसको समझ के लिखने के लिए मुझे बहुत कुछ पढ़ना समझना पड़ेगा। बिल्कुल। अगला सवाल है कि बहुत लोग हैं जो आपकी किताबें पढ़ते हैं और आपके लेख पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि अंकिता खुद क्या पढ़ती है, उनके फेवरेट ऑथर कौन है और वो क्या पढ़ना पसंद करती है। मेरे फेवरेट ऑथर तो बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं लगभग सभी कुछ पढ़ती हूँ। जितने भी पुराने राइटर्स हैं उनको भी पढ़ती हूँ, जो मेरे समकालीन वरिष्ठ हैं उनको भी पढ़ती हूँ, और जो मेरे साथ यंग राइटर्स हैं उनको भी पढ़ती हूँ। जो मेरे हाथ में आ जाता है जनरली मैं उसको पढ़ती जाती हूँ, जो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं उनके बारे में लिखती भी जाती हूँ, जो किताब मैं पढ़ती हूँ उसके बारे में लिखती जाती हूँ। मेरे साथ एक्चुअली मैं साइंस बैकग्राउंड की लड़की थी। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली लड़की जब लिटरेचर में आती है तो उसके लिए ना एक ऐसा लगता है कि जंगल में रास्ता भटक गया, अब कहाँ जाएं आगे, सब जगह जंगल ही जंगल दिख रहा है। तो मेरे साथ वही हुआ कि मैं एकदम से हाईवे पर जा रही थी और किसी ने कहा कि इधर लिटरेचर वाली लाइफ जाती है और ये बहुत अच्छी है, और खुद को लिख के बहुत अच्छा लगने लगा। फेसबुक आ गया उस टाइम पे, तो मैं उस रास्ते पे चल दी, पर आगे क्या है कुछ नहीं पता, किसी को नहीं जानते नाम। अपन ने जो टेक्स्ट बुक्स में जो नाम पढ़े थे, दिनकर या प्रेमचंद या महादेवी वर्मा, इन सब लोगों के जो नाम दो चार पता थे, बस वही पता थे मेन। और इसके अलावा हिंदी साहित्य क्या है वो कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं था। साइंस पढ़ने के अलावा कुछ और पढ़ा ही नहीं था। तो वहां से शुरू हुआ, और करीब 10 साल पहले मैंने मंटो को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद से मेरे जीवन में लिटरेचर को पढ़ने की चीजें आई, साहित्य समझने की और पढ़ने की मेरी समझ बनी है। और इन 10 सालों में मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, पर बहुत कुछ बहुत सारा कुछ पढ़ना बाकी है, और बहुत थोड़ा पढ़ा है, जिसमें जयशंकर प्रसाद हैं, इस्मत आपा हैं, शिवानी हैं, इन सबको मैंने बहुत बाद में जाना। शिवानी तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी किताब ऐसी वैसी औरत पढ़ने के बाद किसी ने मुझे कमेंट किया, किसी ने मुझे कहा कि आपकी मेरे पिताजी ने आपकी किताब पढ़ी ऐसी वैसी औरत, उसकी किसी कहानी से उनको शिवानी की याद आ गई। अब वो मेरे लिए बहुत एम्बैरसिंग मोमेंट था, क्योंकि मैं शिवानी को नहीं जानती थी उस टाइम तक। मैंने किताब लिख दी थी लेकिन मैं शिवानी को नहीं जानती थी। मैं पब्लिकली एक्सेप्ट करती हूँ ये चीजें, क्योंकि मेरा लिटरेचर से कोई कनेक्शन नहीं था। फिर मैंने उनको गूगल किया, उनकी 8-10 किताबें मंगाई और मैंने वो सारी किताबें पढ़ी, तो मुझे पता चला कि शिवानी कौन है। तो मेरा जो लिटरेचर से कनेक्शन है वो सीखने का और लिखने का साथ साथ चल रहा है, चीजों को समझने का, लोगों को जानने फिर का, भी आप किस तरह की साहित्यकारों को जानने किताबें का। पढ़ना मतलब पसंद करती हैं? फिक्शन, नॉन फिक्शन, या फिर जो आजकल सभी। नई हिंदी आ रही है वो आप ज्यादा पसंद करती हैं, या जो पुराने लिख के गए हैं वो आपको ज्यादा पढ़ना पसंद है? क्या थोड़ा भी कुछ तो किसी मेरे इंसान का लिए नेचर होता है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरी पहली किताब थी वो फिक्शन थी, स्टोरी कलेक्शन था। जो दूसरी किताब थी वो नॉन फिक्शन थी। जो तीसरी किताब थी वो फिक्शन थी, और जो चौथी आ रही है वो नॉन फिक्शन है। तो ऐसा हाँ कोई फॉर्मेट नहीं है, उनके लिए जितनी नहीं, जैसी आपके जरूरत आपके होती है। पढ़ने की मैं बात कर रही हूँ, हाँ, लिखने का पढ़ने तो के लिए ही एक मैं कह रही हूँ बतौर कि राइटर। जब आप लिखते हैं तो आप उसी तरह की चीजें पढ़ना भी चाहते हैं। जब मैं नॉन फिक्शन लिखती हूँ तो मैं नॉन फिक्शन किताबें ज्यादा पढ़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि जिन्होंने नॉन फिक्शन लिखा वो किस तरीके से लिख गए, या क्या उनका फॉर्मेट होता है नॉन फिक्शन लिखने के, क्या तरीके होते हैं, वो सीखने के लिए। मुझे कहानियां पढ़ना ज्यादा पसंद है। नॉन फिक्शन में भी मैं अपनी किताबों में भी कहानी फॉर्मेट ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। नॉन फिक्शन में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मेरी होती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वो कहानी की तरह लिखा जाए नॉन फिक्शन भी, ताकि किसी को बोर बिल्कुल ना लगे, क्योंकि मैं बहुत बिल्कुल। जल्दी बोर हो जाती हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा रीडर बोर हो। तो मुझे ओके। कहानी के फॉर्मेट में सब कुछ बहुत पसंद है। मेरे जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी ज्यादातर कहानी नुमाई होते हैं, उसमें कोई ना कोई एग्जाम्पल दिया होता है, उसकी छोटी सी कहानी दी होती है। तो मेरी मम्मी कहती थी कि बचपन से तू बहुत कहानियां बनाती थी, अब तू लिखने भी लगी। तो वही है कि मुझे कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है, और वो कहानी चाहे शॉर्ट स्टोरी हो चाहे वो उपन्यास हो, मैं प्रेफर वही करती हूँ कि कोई कहानी हो। अच्छा।
और अच्छा। कोई एक कहानी जो आपके दिमाग में, जहन में बस गई हो, या कभी बहुत लंबे अरसे तक घूमती रही हो कि यार ये क्या कहानी थी जो मैंने पढ़ी, कोई ऐसी कहानी आपको याद है? हाँ है, ऐसी एक कहानी है जो मैं किसकी बहुत लिखी बार हुई इसका कहानी? उदाहरण देती हूँ। यशपाल का लिखा हुआ झूठा सच जो उपन्यास, उसके 2 पार्ट हैं और उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। मैं मतलब मुझे कोई कहे कि आंख बंद करके किसी उपन्यास या किसी कैरेक्टर के बारे में बात करो तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तारा आती है। जो विभाजन पर लिखी गई उनकी जो किताबें हैं और उसमें जो उनके किरदार हैं, उसमें वो कहानियां मेरे जहन में बैठ गई हैं, जिन्हें मुझे याद तो आप करने की रिकमेंड जरूरत नहीं करेंगे पड़ती। यंगस्टर्स को कि ये कहानियां उन्हें पढ़नी चाहिए, झूठा बिल्कुल, सच? बिल्कुल, वो दोनों किताबें उनकी पढ़नी चाहिए। वो 2 किताबों की सीरीज है और उनके लिखे हुए किरदार ऐसे हैं जिनको मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आंख बंद करती हूँ और वो मुझसे कोई पूछे तो मैं तुरंत बता सकती हूँ। इसके अलावा तो बहुत सारी किताबें हैं। कंकाल मुझे बहुत पसंद है जयशंकर प्रसाद का। नए लोगों कहानियां हैं जो उन्होंने फौजियों पर लिखी हैं, वो फौजियों की जिंदगी पर लिखी हैं, वो बहुत अच्छी हैं। भगवंत अनमोल ट्रांसजेंडर्स पे लिखी थी जिंदगी 50-50, वो बहुत अच्छी है। त्रिलोकनाथ पांडे जी हैं, उनकी दोनों किताबें, अभी चाणक्य के जासूस मैंने पढ़ के खत्म किए कुछ समय पहले, जो बहुत ही नए तरीके से उन्होंने खुफियागिरी को, जासूसी को समझाया है, वो बहुत अच्छी है। उनकी पहली किताब प्रेम लहरी भी मुझे बहुत पसंद आई थी। तो ये नए लोग हैं। और अनु सिंह चौधरी की किताब आई थी मम्मा की डायरी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने एक मदर की स्टोरी लिखी थी, वो बहुत प्यारी किताब थी। तो ये नए लोगों में है। और ममता कालिया जी जो हमारी वर्तमान वरिष्ठ है, उनकी किताबें मुझे बहुत पसंद है। उनकी किताब का नाम मैं भूल रही हूँ। वो किताब बहुत अच्छी है, उसका रिव्यू भी मैंने किया था। तो पुराने तो जितने भी लेखक हैं वो तो हमारे लिए हैं ही, उनसे तो जितना सीखा जाए उतना कम है। जो चले गए हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं। जो वर्तमान में है प्रेजेंट, वो भी बहुत बहुत कुछ अच्छा बताते हैं, बहुत कुछ अच्छा अच्छा सिखाते हैं। लिख रहे हैं, और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा। सबके पास अपने अपने कुछ ट्रैक्स हैं जिन पे वो लोग चल रहे हैं और कुछ ना जी कुछ बता रहे हैं। जी। जी। दीपक, अगला सवाल। जी, क्योंकि आप हर प्लेटफॉर्म को ऑलरेडी यूज कर चुकी हैं और हर प्लेटफॉर्म के लिए आप लिख चुकी हैं, तो आप आने वाले लेखकों के लिए क्या उपाय देंगी कि उनको कहाँ लेखन की शुरुआत करनी चाहिए? अगर कोई लिखना चाहता है तो वो कहाँ से शुरू करे? पहले किताब आनी चाहिए या न्यूज़पेपर या रेडियो, या क्या होना चाहिए वो प्लेटफॉर्म? ये बहुत कठिन सवाल है। मैं इसके लिए यही कहूंगी, जहां मौका मिल जाए वहां हाथ मार लो इस टाइम मुझे में। लगता है दीपक, इसका मैं जवाब ये देना चाहूंगी कि हाँ, अगर लिखना शुरू कर रहा है कोई, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि वो आपकी अपनी स्पेस है, एक तरह से आपकी बिल्कुल, डिजिटल डायरी है। मुझे लगता है बिल्कुल, यंगस्टर्स को वहां से शुरू करना चाहिए, क्योंकि नो मैटर व्हाट हम कितना कहें कि लाइक्स और डिसलाइक्स से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइक्स से इतना पता चल जाता है कि इतने लोगों ने शायद आपको पढ़ा है, और वहां पे कई बार हमें जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स भी और कमेंट्स भी मिल जाते हैं। उससे बिल्कुल, लेखनी में कहीं ना कहीं सुधार करने की गुंजाइश बनती है। क्योंकि बिल्कुल। अखबार में एक जमाने में कहा जाता था कि अखबार में आप छोटे छोटे लेटर टू द एडिटर लिखिए, लेकिन अब तो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ राइटर, मैं ये जरूर सलाह दे सकती हूँ कि लिखना डिजिटल प्लेटफॉर्म से शुरू करना चाहिए। पहले भी आप एक किताब लिखने पे पाएंगे कि छोटी चीजों को कैसे आप फ्रेम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है पहले हाँ, छोटी डिजिटल कदम प्लेटफॉर्म में उठाने के भी आप बाद लोग, किताब पे जाना चाहिए। नहीं ऐसा मैं इसको फेवर नहीं करूंगी। मैं इसीलिए फेवर नहीं करूंगी क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ अच्छा लिख रहे होते हैं, पर वो लोग डिजिटल मीडिया पे इतनी जल्दी ओपन नहीं हो पाते। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना लिखा बहुत जल्दी शेयर करने के फेवर में नहीं होते, या बहुत जल्दी खुल नहीं पाते, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, लेकिन उनका लिखा हुआ बहुत अच्छा होता है और उनकी लिखी हुई किताब भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो अगर आपने कोई किताब तैयार कर ली है और आपको उसमें भरोसा है, तो आप अपने आसपास के कुछ लोगों को पढ़ाएं और उनसे उनके टिप्स लें और हाँ, उसके बाद उस मतलब किताब को पब्लिशर को वही बात भेजें। है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के लिए कहीं लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हाँ, फिर आप उस चीज को एक किताब की शक्ल दे सकते हैं। जैसे अगर आप शॉर्ट स्टोरीज लिख रहे हैं, डिजिटल पे नहीं लिख सकते, तो आप दोस्तों को पढ़ाएं, आसपास के लोगों को पढ़ाएं,
जब वो कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ ये यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, उसके बाद उसको किताब के फॉर्म में लाएं तो बेहतर रहता है, मुझे लगता है। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात जो मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपने अपनी कहानी कहीं भेजी है कहीं पब्लिश होने के लिए और वो वहाँ पब्लिश नहीं हो रही है, तो ये मत सोच लेना, हिम्मत मत हारना, उस कहानी को और रिफाइन करने की कोशिश करना और उसको और कई जगह भेजना। मतलब मैंने जब मेरा पत्रिका के लिए संपादकीय के लिए मेरे को लिखने के लिए कॉल आई तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी, क्योंकि 8 साल पहले मेरा पहला आर्टिकल रिजेक्ट हो चुका था और मुझे उस आर्टिकल में बहुत भरोसा था और वो आर्टिकल मैं कहीं पब्लिश नहीं करा पाई थी। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। मुझे यहाँ तक पहुंचने में 10 साल लगे हैं। हो सकता है बहुत डिजिटल मीडिया ने इस समय जो बूम दिया है, हो सकता है आप 2-3 सालों में पहुंच जाएं, लेकिन आगे बढ़ते रहिए और अपनी चीजों को भेजते रहिए, लोगों को बताते रहिए और पब्लिशर्स को भेजते रहिए। 1 नहीं 2 नहीं 10 जगह भेजिए। अगर आपकी चीज अच्छी होगी, अगर आपका आर्टिकल अच्छा होगा, अगर आपकी कहानी अच्छी होगी, तो बेशक आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और क्योंकि लोगों को भी अच्छा कंटेंट चाहिए, पब्लिशर्स को भी अच्छा कंटेंट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस ये मत करो कि लोगों के मैसेंजर इनबॉक्स में जाके मत फोर्स करो कि मैंने कविता लिखी और वो कविता पढ़ लो। ये बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो ऐसा मत करना। अपना खुद का मंच तैयार करना, अपने लिए खुद का प्लेटफॉर्म तैयार करना बिल्कुल और सही कह रही हैं उसके बाद आगे बढ़ना। बहुत अच्छी राय और बहुत अच्छे सुझाव आपके। अब क्योंकि टाइम की कमी है हमारे पास, तो मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगा जो हर बार हम पूछते हैं, मैं और शर्वानी हमेशा ही पूछते हैं कि इतना कुछ मैं करने के इंतजार बाद कर रही थी इतनी देर से उस सवाल का। हाँ, कि इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ अचीव करने के बाद, वो कौन से ड्रीम है अभी भी जो अंकिता अचीव करना चाहती है और जो अभी भी अधूरे हैं शायद? अंकिता ने भी कुछ भी अचीव नहीं किया है। जब भी वो कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहती हूँ मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरे अचीवमेंट्स क्या हैं। अभी मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया है और अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। जब लोग कहते हैं कि प्रसिद्ध लेखिका, तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं अपने पड़ोसी से पूछूं या मैं कहीं अपने रिश्तेदार से पूछूं कि मैं कौन हूँ, तो क्या वो बता पाएंगे कि मैं कौन हूँ? या उन्हें मुझसे पूछना पड़ेगा कि तुम क्या करती हो? जिस दिन ये सवाल खत्म हो जाएंगे ना, उस दिन मैं वो मेरा ड्रीम है कि हाँ ठीक है, मैं उस लायक बन गई कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। तब तक मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया। जब तक लोग मुझसे ये पूछते रहेंगे कि मैम आप कौन हैं, अपने बारे में बताइए, अपनी प्रोफाइल भेजिए, आप क्या करती हैं, जिस दिन ये सवाल खत्म होंगे उस दिन मेरा अचीव करना, कुछ अचीव करना रहेगा। अगर उस लैंग्वेज में कहें जिस लैंग्वेज में दुनिया उसे अचीवमेंट कहती है, मेरे लिए अचीवमेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे उसकी डेफिनेशंस हैं। एक अचीवमेंट वो है जो हम वैसे लोग यहाँ कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। सॉरी अंकिता, मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन दीपक आपके ड्रीम्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो हाँ, जानना चाह रहे हैं कि हाँ, वही आपका मेरे सपना। ड्रीम्स है। हाँ, वही मेरे ड्रीम्स है। वो मेरा ड्रीम ही है जो मैंने आपको बताया कि वो जी अचीव करना जी, मेरा वो ड्रीम है। एक वो अचीव हाँ, करना, वो और पोजीशन अचीव करना आपका वो ड्रीम है। जी पोजीशन अचीव ठीक है। करना मेरा ड्रीम है। और ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए तो मेरा ड्रीम मेरे हस्बैंड के ड्रीम के जैसा ही है कि हम कई सारे लोगों को उस लेवल तक पहुंचा पाए जो लोग अपनी जिंदगी में गरीबी से, डोमेस्टिक वायलेंस से, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो उससे निकलकर अपने लिए आत्मनिर्भर बन पाए, अपने लिए कुछ कमा पाए, अपना खुद का कुछ हासिल कर पाए। वो एक हमारा ड्रीम है जो पैरेलली चल रहा है। बहुत ही पॉजिटिव ड्रीम है आपका, एंड वी विश कि ये ड्रीम आपका जल्दी पूरा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों बिल्कुल को आप भी डेवलप कर पाए, उनको हेल्प कर पाए कि वो अपनी लाइफ बेटर बना पाए। तो बिल्कुल, हमारी थैंक यू। शुभकामनाएं आपके साथ हैं हमेशा। शर्वानी मैम, आपके बिल्कुल। पास और कोई है? बतौर राइटर भी आप का जो सपना है, मैं दुआ करूंगी कि वो जल्दी ही पूरा हो और हमें गर्व हो ये बताने में कि जिस अंकिता को पूरी दुनिया एक मशहूर लेखिका के रूप में जानती है, वो हमें उनसे बातचीत का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है पहले ही। थैंक यू, थैंक यू। तो इसी दुआ के साथ अंकिता, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी बातचीत रही और लोगों को बहुत कुछ, आई एम श्योर कि बहुत कुछ सीखने को मिला आपके एक्सपीरियंसेस से, आपके जो अभी ये कोरोना के दौर में आपके अनुभव रहे उनसे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये सब हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू अंकिता जी।